नमस्ते, नमस्कार। चलो जल्दी से हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे। लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों को कल बताया था कि क्लास शुरू करने से पहले हम लोग शब्दावली करेंगे, तो आप लोग लेकर आए होंगे ये शब्दावली, ठीक है? तो इसमें निकाल लीजिए सबसे पहले वर्तनी, जो वर्तनी वाला है हमारा। ऑनलाइन में एक छात्र ने कहा है कि मैम बिहार टीचर्स का भी एक अलग से स्पेशल बैच बना दीजिए। देखिए जो आपका एस्टेट वाला है वो टीचर्स के लिए है, स्पेशल है, और उसमें आपकी बिहार में जो कुछ भी टॉपिक आते हैं, जितने भी टॉपिक आते हैं, सारे उसमें टॉपिक कवर करवाए जाएँगे। तो अलग स्पेशल से नहीं बनेगा, ये इसी के अंदर होगा, ठीक है? तो जो सारी चीज़ें होंगी आपको उसी के अंदर मिल जाएँगी। अब ये ऐसे नाम नहीं होगा कि ये बिहार का है, ये मध्य प्रदेश का है या उत्तर प्रदेश का है। तो आप अगर लेना चाहते हैं, जॉइन करना चाहते हैं, तो आप इसी के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए तो फिर हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो जल्दी से फटाफट से आप सभी लोग रफ कॉपी निकाल लीजिए। आपको क्या करना है, आप सबके पास ये होगी, ठीक है? बुक में अभ्यास सेट 1 करेंगे आज हम यहाँ पर वर्तनी का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ कि आप जैसे किसी भी बुक के बारे में देखेंगे, कोई भी बुक मार्केट में जो आती है हिंदी की, तो उस बुक में ना आपको जब भी वर्तनी दी हुई होती है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे आपको ना ऐसे दिया होता है, अशुद्ध शब्द लिखा होता है, इसमें होता है, ऐसे लिखा होता है अशुद्ध, और यहाँ लिखा होता है शुद्ध, ठीक है? अब होता इस तरह से है कि आपका शब्द जैसे मान लीजिए आशीर्वाद है, तो यहाँ पे आशीर्वाद ऐसे लिखा हुआ होगा, और उसके बाद इसका शुद्ध शब्द जो है वो यहाँ लिखा हुआ होता है, ठीक है? इस तरह से। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब इस तरह से लिखा रहता है, ये मेरी बुक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये तरीका बहुत गलत है, और ये तरीका आपको बाज़ार की हर किताब में मिलेगा, यहाँ तक कि पहली क्लास से लेके और आपकी कॉम्पिटिशन तक की जितनी भी कक्षाएँ होती हैं, सब में यही यही पैटर्न लागू होता है और सारे टीचर इसी पैटर्न पर चलते हैं। और ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गलत लगता है। क्यों गलत लगता है? क्या आप एक चीज़ बताइए कि अशुद्ध पढ़ने की भी ज़रूरत होती है क्या? यानी कोई भी शब्द है, चाहे वो आपका हिंदी का है, संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, किसी अन्य भाषा का है। आपको जो पढ़ने की ज़रूरत होती है, वो किस शब्द की होती है? शुद्ध शब्द की, ठीक है? अब यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जाता है, वो कहा जाता है कि शुद्ध शब्द है यहाँ पर और ये अशुद्ध शब्द है। तो मुझे नहीं लगता कि अशुद्ध शब्द को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो क्या ये सही है? ये भी गलत है। अगर मैं इसको आशीर्वाद शब्द को ऐसे लिख दूँ, तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। तो आप खुद ही सोचिए कि हमें गलत शब्द पढ़ने की ज़रूरत है क्या? किताबों में गलत लिखा होने की ज़रूरत है क्या? नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब मैंने जैसे कल आप लोगों से ये शब्द बोला था कि आशीर्वाद लिखो, या आप हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे से ये कहना कि आशीर्वाद लिखो, अगर उसने इस समय क्लास ना की हुई हो या नहीं ध्यान दिया होगा, तो वो आशीर्वाद जब भी लिखेगा, ये लिखेगा, इन दोनों में नहीं लिखेगा। आप जानते हो क्यों? क्योंकि बचपन में उसे ऐसे ही दिखा था। हमारा दिमाग जो होता है ना फोटोजेनिक होता है, तो जो जो हाँ, जो हम पहली बार देखते हैं ना हमारे दिमाग में वही रह जाता है। अब विकल्प में आपके ये 4 शब्द दिए हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आशीर्वाद जो इसमें शुद्ध शब्द है वो खोजिए। तो आप देखते हैं कि अब ये चारों आप कहेंगे नहीं ये गलत है, ये गलत है। अब जो सुई अटकेगी वो इन दोनों पे आके अटकेगी। फिर आप आँख बंद करके सोचोगे, तो आपका दिमाग जो फ़ोकस करेगा ना उस पर फ़ोकस करेगा। जब आपने किसी किताब में इन दोनों शब्दों को जहाँ एक साथ देखा है, तो आपका दिमाग ना फर्स्ट चीज़ पे आपको फ़ोकस कराएगा। उसे ये नहीं पता कि ये गलत है। उसे पता है कि पहली बार मैंने उसको इसको देखा था मैंने पहली बार, तो वो इसी को सही कर लेता है। तो हमेशा ध्यान रखिए मैंने अपनी किताबों से ना ये अशुद्ध वाले पॉइंट को निकाल दिया है। इसीलिए कि मुझे मेरे छात्रों को अशुद्ध पढ़ाना ही नहीं है, हम शुद्ध पढ़ेंगे। ना हम अशुद्ध देखेंगे और ना हम उसे याद रखेंगे। तो हमें सीधा-सीधा क्या करना है, शुद्ध पढ़ना है। तो इस तरह से जो मेरी किताब में आपको मिलेगा वर्तनी शुद्धिकरण का, तो उसमें आपको पॉइंट मिलेगा कि यहाँ पे हमारा शुद्ध शब्द दिया हुआ है, और उसके आगे यहाँ हमारा अभ्यास है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको देखो अभी जो शब्द बता रही हूँ, ये तो हमारे शुद्ध लिखे हुए हैं, तो आप अपना एक रफ कॉपी रखिए अपने साथ में। तो जो शुद्ध शब्द है हमें एक बार इसको दोहराएँगे लिखना। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको बताऊँगी, अगर इस शब्द में संधि विधि लागू हुई है, तो उसका संधि विच्छेद लिखूँगी आगे, तो आप अपनी कॉपी में लिख लेना, इसमें मतलब बुक में लिख लेना ताकि आपको पता रहे किससे बना है। अगर वो प्रत्यय से बना है, तो प्रत्यय से, उपसर्ग से बना है तो उपसर्ग से, तो ये आप लिखते रहना, और साथ ही साथ तो इससे अभी ये सवाल नहीं है, जैसे मान लो आपके दिमाग में ये आएगा कि मैम अभी हमको संधि आती नहीं है, और हमको अगर ये पता चल जाएगा कि संधि हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं और हमसे वो करनी नहीं आई, तो कहीं हमारे लिए दिक्कत हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि नहीं, जब आप लोग संधि पढ़ोगे ना और उपसर्ग पढ़ोगे, प्रत्यय पढ़ोगे, समास पढ़ोगे, तो उस टॉपिक में आपकी ये चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। तब तक के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस वर्तनी में ये विधि लागू हो रही है, ठीक है?
तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द हमारे सामने है ऐतिहासिक। अब ये जो ऐतिहासिक शब्द है ये बना है हमारा इतिहास प्लस इक प्रत्यय से, यानी इसमें जो है वो इक प्रत्यय हमारा जुड़ा है। अब जानते हो यहाँ पे हम जो इस तरह से पढ़ रहे हैं इससे आपका ना एक पॉइंट के साथ, यानी एक पॉइंट पढ़ने से आपके कई सारे प्रश्न यहाँ पे हल होते हैं। एक तो कि ऐतिहासिक शब्द की वर्तनी शुद्ध कैसे होगी ये आपको पता है। दूसरा आपको ये पता है कि ऐतिहासिक शब्द में मूल शब्द हमारा क्या है, ये आपको पता है क्या है, इतिहास। दूसरा तीसरा आपको ये पॉइंट पता चल जाता है कि ऐतिहासिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इक प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 प्रश्न यहाँ पे हल हो जाते हैं। और आपकी परीक्षा में जो आते हैं ना गिने चुने, वो यही सब घूमते फिरते हैं, और जब आप इन पर ही फोकस कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में यही सारी चीजें आती है। ठीक, तो अब देखो इसमें हुआ क्या है, जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ा तो इसने इसके प्रथम शब्द में परिवर्तन किया है। अब यह परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम इतना जानते हैं, तो एक बार हम दोहराएंगे कि जो ऐतिहासिक शब्द है वो हमारा ऐसे लिखा जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक है, ये हमने अभी अभी के लिए हम इतना ही इसको याद रखेंगे। हम इसे तो ऐसे तोड़ सकते हैं कि ऐतिहासिक, 3 टॉप में 3 तरीके से आप इसे लेके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द आता है हमारा आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक शब्द भी हमारा किससे बना है, शब्द बना है हमारा अध्यात्म प्लस इक से बना है। और ध्यान दीजिएगा ये जो अध्यात्म शब्द है यह शब्द बना है हमारा संधि, इसमें हमारा उपसर्ग जुड़ा हुआ है अधि प्लस आत्मा, यानी ये हमारा बन गया इस तरह से। तो आपको ये लिखना है, इसमें अधि हमारा उपसर्ग है, इसका मूल शब्द जो है वो आत्म है, और इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है। अब इस शब्द में हमारे पास ना पहले शब्द में 3 प्रश्न थे, इसमें हमारे 4 प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी एक संधि भी आई हुई है। तो अध्यात्म शब्द में हमारा जो संधि विच्छेद है वो अधि प्लस आत्म है, मूल शब्द आत्म हो गया हमारा, यहाँ संधि लागू हुई है। ठीक है, संधि विधि आई है, तो यह शब्द जो हमारा बना, इसमें अगर कभी इसके मूल शब्द की बात आ जाए तो आपको पता होगा कि इसमें मूल शब्द क्या है, आत्म है। ठीक है, तो यह शब्द बना। अब इसमें सबसे पहले संधि होती है, और संधि होने के बाद फिर इसमें प्रत्यय जुड़ता है, तो एक प्रत्यय जुड़ने के कारण ये दीर्घ हो जाता है, और यह शब्द हो जाता है हमारा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका विस्तार बताती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए कि ये कैसे बना है। जैसे ये शब्द है हमारा, इसी को मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे बनेगा, शब्द का निर्माण कैसे होगा। जब आप संधि सीखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अधि प्लस आत्म शब्द है हमारा, इसमें हमने यहाँ पे एक प्रत्यय जोड़ा है, तो पहले हम इसमें संधि कर रहे हैं यहाँ पर। तो संधि देखो कैसे होती है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ई है, अ नहीं है, क्या है, ई। कैसे पता चला, क्योंकि इसके ऊपर ई की मात्रा है। ठीक है, तो अंतिम वर्ण है छोटी ई, इसका प्रथम वर्ण क्या है, आ। तो जब हम संधि पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब किसी लघु या दीर्घ ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, यानी ये जब आपस में मिलते हैं, तो जो ई होगा लघु या दीर्घ वह अपने आप को य में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जब हम संधि पढ़ेंगे तब आपको ये नियम अपने आप याद होगा, वो बहुत सरल तरीका है, मैं बता दूंगी। तो ये जो ई है किस में बदल जाता है, य में बदल जाता है, और इसके बाद जो स्वर है वो इसके साथ जुड़ जाता है। अब इसके साथ आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा है, आधा त और म बचा, ये टुकड़ा। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा, जब हमने इस अधि में से ई बाहर निकाला तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, अध, ध के नीचे हल बचेगा। याद है ना, कल मैंने बताया था कि व्यंजन हम जब जोड़ेंगे, अक्षरों को तोड़ेंगे तो वो हमारा व्यंजन और स्वर में बदल जाएगा। तो स्वर तो हमारा बाहर ही आ गया, तो ये बचा। अब इसी पॉइंट को हम इसके आगे यहाँ पे रख देंगे। अब ये इतना टुकड़ा हमारे पास बचा, अब हम इसको जोड़ेंगे। यही है जो आपको वर्ण विच्छेद में सीखना है, ये आपको आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब ये आपको जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे ये जो आ है ये तो इस य को पूरा करेगा। अब ये या को कैसे पूरा कर देगा, इसके साथ। ठीक है, अब ये ध और य के बीच में तो कोई स्वर है ही नहीं, तो ध हमारा आधा रह गया, तो हम ध को आधा ही लिखेंगे। ये हमारा आ यहाँ पर आ गया। अब ये जो हमारा आगे जोड़ा है, जो बचा हुआ है, इसको हमने लिख दिया, तो शब्द हमारा क्या बच गया, अध्यात्म बन गया। तो यानी अधि प्लस आत्म शब्द को जब हमने मिला के बनाया तो शब्द हमारा संधि से क्या बना, अध्यात्म। इसमें हमारी यण संधि, ये जो हमने अभी की है इसको यण संधि कहते हैं। ये सब आपको आ जाएगी जब हम संधि पढ़ेंगे। अभी थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे हुआ है, बहुत सरल तरीके से आएगा जब हम इसको समझेंगे। तो ऐसे शब्द बनता है। अब जब आप इस तरह के 10-15 शब्दों को बार बार दोहराएंगे तो आपके दिमाग में इसको देखते ही शब्दों में संधि हो जाएगी। फिर आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है कि इतना लिखने की जरूरत होगी, वो देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। अब आपके पास यहाँ पे जो शब्द बचा, यानी जो बन के आया इसमें, वो शब्द बन के आ गया अध्यात्म। अब इसी अध्यात्म में जब हमारा ये इक प्रत्यय जुड़ा है यहाँ पर,
एक प्रत्यय, तो इसमें परिवर्तन हुआ है। अब ये परिवर्तन क्या करता है, इसके अंतिम वर्ण में करता है और प्रथम स्वर में करता है। अब प्रथम स्वर, जब कल मैंने आपको समाज शब्द में बताया था, तो प्रथम स्वर हमारा दूसरे स्थान पे था, लेकिन अध्यात्म में प्रथम स्वर कहाँ है हमारा, पहले स्थान पर। तो इसी में दीर्घ परिवर्तन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब दीर्घ हो गया, ये लघु है, ये दीर्घ हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो एक है ये इसमें जुड़ जाएगा। तो हमको पता है ये हमारा यहाँ पर आकर यानी जुड़ेगा किसमें, इस माँ का जो अस्वर है इसको हटाकर जुड़ेगा। तो अ हटाकर इक ने यानी ई ने इसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया, और यहाँ पे हमारा का आ गया। तो यह शब्द हमारा बन गया आध्यात्मिक। अब जब इस तरह से शब्द आपका बनेगा तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा, और यही 8-10 शब्दों का जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनने वाले जितने भी शब्द हैं उन सब में आपको दूर से दिखेगा कि ये कैसे बना है। और अब जब आपको ये पता चल गया कि ये आध्यात्मिक शब्द ऐसे बन के आया है, और आपकी परीक्षा में कहीं पे भी अगर शब्द दिया होगा, तो आपके दिमाग में खुद ही ऑपरेशन हो जाएगा कौन सा वाला शब्द सही है। क्योंकि आप फोकस करेंगे सबसे पहले कि तो एक तो दीर्घ इसमें आ होना चाहिए, और बाद में जो है माँ के ऊपर छोटी ई होनी चाहिए क्योंकि इक जुड़ा है। तो एकदम फोकस आपका जाएगा और आप विकल्प को काटते हुए चले जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। चलो, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इन शब्दों को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर अस्वीकार। अब ध्यान दीजिएगा, अस्वीकार शब्द जो है वो हमारा किससे बना है, इसमें अ उपसर्ग लगा है और स्वीकार शब्द हमारा इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो स्वीकार का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ग्रहण कर लेना, और अ का अर्थ हो जाता है नहीं। तो जब हम किसी चीज को ग्रहण नहीं करते तो क्या हो जाता है, अस्वीकार यानी मना कर देना। तो हमारा शब्द बन जाएगा अस्वीकार, शब्द बन गया हमारा अस्वीकार, ठीक है। उसके बाद शब्द आता है हमारा अवतार। अवतार शब्द जो है यह भी हमारा उपसर्ग विधि से बना है, अब प्लस तार से, ठीक है। इसमें भी लिख लेना आगे अवतार के सामने अब प्लस तार से। किसमें, ये उपसर्ग ही तो है, मैंने कुछ गलत बोला था क्या, ये उपसर्ग ही बोला था ना, ये उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है। अब ये भी हमारा उपसर्ग आता है। तो जैसे अभी मैं लिख रही हूँ ना, इससे आपको ये भी पता चल रहा है, आपकी परीक्षा में जो उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आते हैं ना, तो आपको यहाँ पे शब्द मिल जाएंगे कि कौन सा शब्द हमारा उपसर्ग विधि से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों मिल जा रहे हैं, हाँ जी। नहीं, मैंने आपको ये बात पहले ही कही है कि अभी जो मैं बता रही हूँ ये कहानी आपको, जिसने पहले हिंदी नहीं पढ़ी है ना उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तभी मैंने आपसे कहा है कि बस आपको ना लिखते जाना है ये, ताकि जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, उपसर्ग, उपसर्ग दरअसल हमारा जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना 5वां या 6ठा टॉपिक बनेगा जाके, ठीक है। तो जब अभी तो उससे पहले हमें बहुत कुछ समझना है, तो इसीलिए आपको बस क्या करना है, इनके आगे बराबर लगा के इनको बस लिखते जाना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि डरना नहीं है आपको, क्योंकि आपके दिमाग में जाएगा अरे मैम क्या उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है, क्या संधि है। तो ये नहीं है, ये शब्दावली है ना, मैंने आपको कहा ना शब्दावली को आपको रटवाना नहीं है, मुझे सिखाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि वर्तनी में कैसे, ठीक है। देखो, जो चीज आपको जिस समय समझ में आएगी उसी के लिए मैं पहले ही आपको बता दूंगी कि ये अभी आपको ऐसा लगेगा, तो बस आपको जो मैं कहती हूँ वो करना है। अब देखो अधिदैविक, अब इसमें बस क्या आपको करना है, जो रफ कॉपी पे आप लिख रहे हो ना उसको लिखना, बस ये देख लेना कि ये शब्द ऐसे लिखा जाएगा, इसको आपको ऐसे सीख लेना है। अब नहीं, बुक में आपको ऐसे लिखना है जैसे अभी मैं बताऊंगी। जैसे अधिदैविक जो शब्द है, ये आपका जो शब्द बना है ये बना है अधि प्लस देव प्लस इक। बुक में बस इतना लिखना है, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और रफ कॉपी में आपको वो लिखना है, यानी जो ये अधिदैविक शब्द है इसी को आपको एक बार अपने दिमाग में लिख लेना है कि हम जो लिखते हैं यह शब्द बनता है हमारा अधिदैविक। चलो, मैं आप लोगों को बस यही बताती हूँ कि जो शब्द अगर किसी शब्द से मिलके बना है मैं वही लिखवाती हूँ, बाकी आपको इन्हें घर पे रटना। जब हमारा उपसर्ग प्रत्यय आएगा तब हम अपने आप वापस आके इसको देखेंगे कि ये कैसे बना है, ठीक है ना। तो नहीं तो फिर ज्यादा टाइम भी लगेगा और आप लोगों को थोड़ा ये लगेगा कि कैसे हो रहा है ना, टॉपिक से अलग है ना चीजें। तो रफ कॉपी में आप अधिदैविक लिखो, इसको आपको याद रखना है कि इसकी वर्तनी यानी इसकी स्पेलिंग जो है वो ऐसे लिखी जाएगी। और यह है, हाँ, ये बना किससे है, अधि प्लस देव प्लस इक से। तो इसमें जो मूल शब्द है वो हमारा क्या है, देव, ठीक है, ये मूल शब्द है, एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। इसके बाद हमारा आता है आगे शब्द है आग्नेय। जो आग्नेय शब्द है ये हमारा बना हुआ है अग्नि। अग्नि समझते हो किसे कहते हैं, आग को, ठीक है। अग्नि प्लस ए, प्रत्यय लगा हुआ है। अब इसमें भी यही नियम लागू हुआ है, कैसे ये शब्द बना बिल्कुल देखने में अलग, अग्नि से बना है, मूल शब्द है ये। तो हम देखेंगे, अब इसको लिख लो, यह शब्द क्या है आपको याद रखना है, आग्नेय। और ये जो आग्नेय शब्द है ना, ये है आपका विशेषण। आप में से बहुत सारे लोग आरओ एआरओ की तैयारी करेंगे, तो आरओ एआरओ में विशेषण और विशेष्य से संबंधित आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पूरा 20 पढ़ते हैं, 10 आपको पीटी में, 10 आपको मेंस में। तो 20 क्वेश्चन आपके विशेषण विशेष्य से आते हैं। तो उसमें आता है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अग्नि का विशेषण क्या है। तो अग्नि शब्द तो संज्ञा शब्द है और आग्नेय क्या है, विशेषण।
तो ऐसे आपको समझ में आएगा जब आगे पढ़ेंगे इसमें कि कैसे विशेषण शब्द होता है, कौन-सा संज्ञा शब्द होता है, ये सारी चीज़ें आएँगी। जैसे मान लो मैंने अब आपको ये बता दिया कि अग्नि यहाँ पे संज्ञा है, आग्नेय विशेषण है, तो आप लोग अपने याद रखने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। ब्रैकेट में इसको लिख दो विशेषण और इसको आगे लिख दो संज्ञा। जब दोबारा रिपीट करोगे तो याद आएगा। बिल्कुल क्लास आपकी आँखों से दोहरेगी, जब वापस अपनी रिवीज़न करोगे अपनी बुक का, ठीक है? तो ऐसे लिख देना चाहिए। इसके बाद शब्द आता है आपका आनुषंगिक। आनुषंगिक शब्द जो है ये बना है आपका अनुसंग शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है? तो बनता है शब्द आपका आनुषंगिक। और उज्ज्वल शब्द आपका बनता है उत प्लस ज्वल, इसमें भी संधि होती है। जब व्यंजन संधि हम करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा यह कैसे बना है। त का मेल ज से होता है तो त अपने आप को ज में बदल देता है, इस वजह से, ठीक है? हुँ? हर शब्द में नहीं होता, ठीक है? हर शब्द में नहीं होगा, जिसमें मेन है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखे आएगा वो मैं बताऊँगी फिर आगे, ठीक है? ये संज्ञा शब्द है, ठीक है? अ, अनुषंग शब्द जैसे आनुषंगिक आता है, इस शब्द का अर्थ मैं आपको देके बताऊँगी क्योंकि अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा है मुझे उस पे संशय है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, तो मैं इसे कल ही बताऊँगी आप लोगों को, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है, ठीक है? अब मान लो मैं यहाँ पे बता दूँगा वो गलत आ जाए, तो फिर आप गलत याद कर दोगे। तो अभी मेरे दिमाग से निकल गया है, मुझे फिर मैं आप लोगों को कल बताऊँगी इसके बारे में। चलो आगे उज्ज्वल देख लिया? ये, अभी बताएँगे इस पे बात करेंगे, ठीक है? अभी ये लिख लो इतना। बिल्कुल होता है। आपकी जो आगे 5 क्लास होने वाली है ना, तो इन 5 क्लास में आपको ये पता चलेगा कि ये जो हल जिसे हम हल कहते हैं, ये क्या है, इसका क्या महत्व है, ये पता चलेगा। आपकी जो ये बिंदी लग रही है, कब ये अनुस्वार होता है, कब ये पंचमाक्षर होता है, कब ये चंद्र बिंदु होता है, यह दोनों चीज़ें इसमें बताएँगे। फिर चंद्र बिंदु मैंने बोला है, तो ये इस तरह से इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। अब यह चंद्र बिंदु भी कभी-कभी बिंदी में आता है, कब आता है, किस स्थिति में आता है, ये सब मैं बताऊँगी और ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है इससे। ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो इस बिंदी के बारे में एक शब्द है आपका, इसीलिए मैं कह रही हूँ अपनी जिज्ञासाओं को थोड़ा-सा मतलब स्टॉप देके बैठिए, जैसे वर्णमाला की मैंने बात कही है, तो वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, यानी ये छोटे-छोटे, आप वर्णमाला की क्लास अंत होने तक अपने सारे डाउट को अपने पास रखिए। मैं आपको एक तरफ से सारे समझाऊँगी और फिर जब क्लास जिस दिन एंड होगी, जब मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर करवाऊँगी वर्णमाला से, अगर उस दिन आपके पास कोई डाउट बचे, किसी भी पॉइंट को लेकर, तब आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? अब जैसे संयम शब्द है, ठीक है? वहीं पे एक शब्द आता है गंगा, वहीं पे एक शब्द आ गया है। 3 जगह बिंदी दिखाई दे रही है ना, तीनों अलग है। इसमें जो बिंदी है, ये है अनुस्वार, ठीक है? इसमें जो बिंदी है, ये है आपका पंचमाक्षर है ये, क वर्ग का, ठीक है? और इसमें जो जो इसमें बिंदी है, वो है आपका चंद्र बिंदु। अब ये पाँचों अलग-अलग आ गए। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो हमको ये बता दिया, शकल से तो एक से लग रहे हैं, लेकिन इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान आप करोगे तो वर्तनी वाला टॉपिक मैं जिस दिन पढ़ाऊँगी, उस दिन आपको ये इसकी पहचान मिलेगी, ठीक है? वर्णमाला के तुरंत बाद होगा। तो ऐसे आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आएँगे, ठीक? हाँ, वही वही है, इसीलिए मैंने कहा है कि अभी आप अपने डाउटों को अपने पास रखिए, सारी चीज़ें बताऊँगी कि हिंदी में कभी आप बिंदी लगा रहे हैं और कभी आधा न आ रहा है। फिर सवाल ये भी उठता है कि आधा न सही होगा या बिंदी वाला सही होगा? या अगर हमारी परीक्षाओं में आ रहा है तो हम दोनों विकल्प में आ गए तो क्योंकि ये दोनों ही सही होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका हिंदी शब्द लिखा हुआ है ये भी सही है। आपका ये हिंदी लिखा हुआ है, ये भी सही है। अब आप कहेंगे तो मैम अगर वर्तनी में पूछ लिया तो? दोनों विकल्प में आ गए तो आते हैं विकल्प में, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते हैं। तो फिर हम कौन-सा सही करेंगे? तो वो भी बताऊँगी आपको, ठीक है? बहुत सारे अभी आपके दिमाग में बड़े डाउट होंगे। एक पॉइंट चलो छोटा-सा बताती हूँ आपको। मुझे ज़रा बताइए इसका क्या उच्चारण है? क्या है ये? फिर से मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ऊँचा सुनती हूँ तेज़ बोला करो। विद्या, विद्या। देखो मैं 2 उच्चारण ले रही हूँ, विद्या है या विद्या है? पहला कि दूसरा? पहला विद्या, ठीक है? अब इसे बहुत सारे लोग विद्या कहते हैं। बोलते हैं ना, ध उच्चारण करते हैं। अब मैं अगर इसकी जगह ध लिख दूँ, इसका उच्चारण क्या हो गया? विधा। और यहाँ पे अब मुझे ये बताइए मैं आपको वर्णमाला पढ़ाऊँगी। आप ये चेक करना कि ये वाला वर्ण हमारी उस वर्णमाला में कहाँ आता है, ठीक है? ढूँढना। अभी आपको स्वर पढ़ाऊँगी, व्यंजन पढ़ाऊँगी। तो जो हमारे कुल कितने 53 वर्ण हैं? 53 है कि 52 है? अभी तक 52 थे, लेकिन अभी 2024 से ना 53 कर दिए हैं, संख्या में अंतर आ सकता है, ठीक है? तो यानी अभी अभी के हिसाब से, आज के हिसाब से जो 53 वर्ण हैं हमारे हिंदी के अंदर, उनमें आपको ये कहाँ देखने को मिलता है, इसको ढूँढिएगा, है ना? पढ़ते हैं ना आप, तो अगर नहीं मिलेगा तो मैं हूँ बताने के लिए, बताऊँगी अब, ठीक है?
चलो, तो पहले मैं इसको शब्दावली को थोड़ा खत्म कर देते हैं, फिर शुरू करते हैं अपनी वर्णमाला को, ये आपके छोटे-छोटे जो पॉइंट हैं। अब देखो आशीर्वाद शब्द के बारे में हम जानेंगे। आशीर्वाद शब्द हमारा बना है, यह भी संधि विधि से बना हुआ शब्द है। इसमें शब्द है हमारा आसीही। आसीही का मतलब होता है अच्छा, शुभ, ठीक है? अच्छा या शुभ। और वाद, वाद का मतलब होता है वचन, यानी कहना, बोलना। तो ये हमारी विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि में क्या होता है, किसी भी विसर्ग का मेल अगर अंतस्थ व्यंजन से होता है तो विसर्ग स्वयं को र में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है और शब्द हमारा बन जाता है आशीर्वाद। हाँ? मतलब समझी नहीं मैं। वो मैंने उसी पे लिखने के लिए ही तो लिख रही हूँ, ताकि आपको याद रहे जब आप रिवीजन करेंगे ना। हाँ, आपको लिखना है। ये आशीर्वाद को दोहराना है रफ पे, और आशीर्वाद बना कैसे है ये इसके सामने, ठीक है? ये आपको इस तरह से लिखना है। किताब पे जब तक आप चलाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे। चेक भी कर सकती हूँ मैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? कर सकती हूँ, नहीं हूँ, करूँगी। नोटबुक सबकी चेक करूँगी। यही यही तो एक रीज़न होता है कि ऑफलाइन में अक्सर छात्र जो हैं, मैं बोलती हूँ कि मेरे सामने जो बैठा है, मैं एक कहती हूँ कि मेरे सामने जो क्लास में जिस बच्चे ने अंतिम क्लास कर ली बैठ के, उस बच्चे का सिलेक्शन पक्का है, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। तो वो क्यों? क्योंकि वो मेरे अगर जितनी भी देख-रेख वाली चीज़ें, निगरानी को अगर झेल के बैठ जाता है ना क्लास में, तो फिर तो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। क्योंकि मैं आप लोगों की नोटबुक चेक करूँगी, आप लोग कहीं वर्तनी में कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे। और बहुत सारे बच्चे ये आके कहते हैं कि मैम हमको ना स्कूल टाइम याद आ जाता है, कि मैम नोटबुक भी सारे चेक करती हैं। नहीं तो आधे ना क्लास से भागने शुरू हो जाते हैं कि जब मैम चेक करेंगी तो गायब हो जाते हैं फिर। सब बताऊँगी, चिंता ना करो, ठीक है? अभी बताती हूँ, जल्दी से लिख लो। यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रश्न है ना तुम्हारे मन में, है ना? कई सारे आ गए। मैंने वही कहा बस 5 दिन के लिए आप मुझे सुन लो पहले, है ना? शुरुआत के 5 दिन के लिए। फिर मैं छठे दिन पूछूँगी, नाम क्या है तुम्हारा? क्या? दीपम, ठीक है? तो दीपम, मैं तब तुमसे पूछूँगी कि आप बताइए कि तुम्हारे पास कोई डाउट बचा है कि नहीं, है ना? तो चलो देखो, अगला शब्द है अनधिकार। यहाँ पे शब्द है हमारा अन प्लस अधि प्लस कार। हर शब्द के बनने का तरीका अलग-अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। अनधिकार शब्द के अंदर अन प्लस अधि प्लस कार, यहाँ पे हमारे पास अधि जो है ये उपसर्ग है, कार एक प्रत्यय है, और ये अन ये भी हमारे पास एक उपसर्ग है। तो यह वो शब्द है जिसमें दो उपसर्ग आए हुए हैं। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि ऐसे आ जाएगा, निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको अगर शब्द के बारे में नहीं पता होगा तो आप पहचान नहीं कर पाते, ठीक है? पहले शब्द बनता है अधि प्लस कार से अधिकार, जिसपे हम अपना हक जताते हैं, या कहते हैं इस पे मेरा हक है, मतलब मेरा अधिकार है। और अन लगा दिया, अन का अर्थ हो जाता है नहीं, तो जिस पर अधिकार नहीं है तो वो क्या हो गया? अनधिकार, ठीक है? उसी तरह से दूसरा शब्द आता है अनभिज्ञ। यह शब्द भी आपका बनेगा अन प्लस अभिज्ञ से। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, जानने वाला, यानी जिसको पता हो, जो जानकार हो। और अन का मतलब हो जाता है नहीं, तो यानी जो जानकार नहीं है। तो अनभिज्ञ का अर्थ क्या हो गया? जो जानकार नहीं है, जिसको पता नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में विलोम शब्द आते हैं, जिसमें आपको एक शब्द आ जाएगा विज्ञ, एक शब्द आ जाएगा अविज्ञ, ठीक है? इसी तरह से प्रज्ञ शब्द आता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि विज्ञ का विलोम हो जाएगा अविज्ञ। विज्ञ का मतलब भी होता है जानकार, और अविज्ञ का मतलब हो गया जो नहीं जानता है। तो दोनों में अंतर क्या होगा? तो देखो ऐसे समझना, जैसे अनभिज्ञ शब्द है। मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज सुबह उस सड़क पे कुछ हादसा हो गया था, आपको पता है? तो आपको अगर नहीं पता तो आप क्या कहेंगे कि मैम मैं अनभिज्ञ हूँ, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे? मैं अनभिज्ञ हूँ, मतलब मुझे उस घटना के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है तो आप बोलेंगे कि हाँ, मैं अभिज्ञ हूँ, मुझे यहाँ पे अब मैं अभिज्ञ हूँ, मुझे ये पता है, ठीक है? तो किसी भी घटना की जानकारी होना अभिज्ञ हो जाएगा, और उस घटना की जानकारी नहीं होना अनभिज्ञ हो जाएगा। लेकिन जो विज्ञ और अभिज्ञ आता है, ये विद्वान की श्रेणी में आता है। जो किसी चीज़ के बारे में या किसी विषय के बारे में सब कुछ जानता है, तो वो विज्ञ कहलाएगा, और जो उसके बारे में नहीं जानता है, वो अभिज्ञ कहलाएगा। तो इनमें थोड़ा इस तरह का अंतर होता है। वैसे जानना और नहीं जानना दोनों का ये पर्यायवाची और विलोम दोनों में आते हैं, ठीक है? इसके बाद शब्द आता है हमारा कवियत्री। कवियत्री शब्द, आप देखो इसको याद है, मैं बता देती हूँ। जिस शब्द के अंदर आपको ऐसा रहेगा ना कि कोई नियम लागू नहीं होगा, तो उसको आप कैसे याद करेंगे, मैं आपको ये समझा देती हूँ। जैसे कवियत्री शब्द जब आप लिखते हो लेखन में, तो अक्सर ना आप, जैसे ये कवि होता है ना, तो कवियत्री अक्सर इस वाले को सही कर देते हो। किसके आधार पर? जो आपका यह शब्द होता है कवि, इसके आधार पर आपको लगता है कि कवि लिखा जा रहा है, ऐसे ही कवित्री बन जाएगा। तो आप इसको ना ट्रिक से याद रख लेना कि जो इसका पुल्लिंग होता है उसमें ई की मात्रा होती है, लेकिन स्त्रीलिंग में इसकी ई की मात्रा नहीं होगी।
यानी पुल्लिंग में ई की मात्रा व के ऊपर रहेगी और स्त्रीलिंग में ई की मात्रा इसके ऊपर नहीं रहेगी। तो फिर आप इसको लिखेंगे कवयित्री, ठीक है, इस तरह से करके। और कवयित्री का मतलब क्या होता है? वह महिला जो कविता करती है, ठीक है। तो कवित्री कहते हैं वह महिला जो कविता करती है, और कवि वह पुरुष जो कविता करता है, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है हमारा कालिदास। नहीं उतार पाए? इसमें ऐसा कुछ समझाया भी नहीं था, कुछ वो थोड़ी ना शब्द लिखना है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। उसे याद रख लेना कि कवि पर, ये तो फोकस वाली बात थी ना। अब देखो कालिदास शब्द भी आपका वैसे ही है। जैसे हम अक्सर लिखते हैं, जैसे काला शब्द होता है ना, हमारे दिमाग में कई बार जो चीजें चलती है जैसे काला, और काला का अगर मैं आपसे स्त्रीलिंग कहूँ तो आप क्या करेंगे? काली कर देंगे, और इसी काली में क्या लगा देते हैं? दास लगा देते हैं, और यह ही हो जाती है गलती। समझ गए? ये हो जाती है गलती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि काला का जो काली है यानी बड़ी ई की मात्रा है, तो जो हमारे कालिदास कवि का नाम है, तो इन्होंने अपने नाम में बड़ी ई नहीं छोटी ई का प्रयोग किया है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको इसे याद रख लेना है। ये है वो रटने वाली चीज जो आपको रटनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने नाम में इन्होंने छोटी ई का ही प्रयोग किया है। और कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए स्वतंत्र होता है कि वह अपने नाम में कौन से वर्ण को रखे, ये उसकी अपना स्वतंत्र है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इन दिनों हमारा एक क्रिकेटर है, अक्षय नाम है उनका। अक्षर है या अक्षय है? क्या है? अक्षर है शायद, अक्षर है ना, अक्षर। तो अक्षर यानी जो हमारा छ है उसकी स्पेलिंग के एस एच होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने 3 लेटर को हटा के क्या कर रखा है? एक्स कर रखा है। आप मैच देखते हो नहीं देखते हो? देखते तो होंगे ना, लड़के तो वो देखते हैं ना, है ना। तो आपके बाद गौर करना कि जो अक्षर लिखा होता है ना, एक्स लिखा होता है। तो हालांकि अगर हम हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो वर्तनी अशुद्धि है उसकी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से लिख रखा है, तो अब हमें जब हम उसका नाम लिखेंगे तो हमें उसके नाम को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही कालिदास ने अपने नाम में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया है, तो हम उसको वैसे ही लिखते हैं। आगे शब्द है ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द का अर्थ होता है चांदनी, यानी ये चांदनी का पर्यायवाची है, चंद्रमा की चांदनी, ठीक है। तो ज्योत्सना शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये किसी शब्द से बना नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक अपने दिमाग में रखिए कि जब आप लिखेंगे ज्यो, तो सबसे पहले इतना तो लिखना आ जाएगा आपको, ज्यो। फिर आपको अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है कि इसमें त भी आधा है और इसमें स भी आधा है, ठीक है। तो फिर आप ध्यान रखेंगे त भी आधा है, स भी आधा है, और बाद में ना। तो आपका ज्योत्सना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो छात्र गलती करते हैं वो ये गलती कर जाते हैं कि स को पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इस पे फोकस करना है कि त भी आधा है, स भी आधा है। तो विकल्प में जो आपको दिखेगा वह नहीं, इसमें ये किसी विधि से बना हुआ शब्द नहीं है ये। हाँ 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 हाँ, वो भी संधि विच्छेद से नहीं है, उन्होंने अपने नाम के सामने दास शब्द लगाया हुआ है ऐसे, तो वो इनसे नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे हस्तक्षेप शब्द है, ये समास का बना हुआ है, तो इसमें हमारे कोई संधि विच्छेद नहीं है। हस्त माने होता है हाथ, और क्षेप मतलब इंटरफेयर करना, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। हम किसी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करते, मतलब हस्तक्षेप नहीं करते। तो यह शब्द आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। हस्त, हस्त का मतलब हाथ होता है, क्षेप आप लिखेंगे इस तरह से आ जाएगा। बिंदी नहीं है, ये पहले से लगा हुआ है, कभी से लगा ले, है ना। तो हस्तक्षेप। और ध्यान रखिएगा जब हम इसे बोल रहे हैं हस्तक, आधे क की ध्वनि हमें यहाँ सुनाई देती है, होता नहीं है, ठीक है। अब वो क्यों, इसके लिए हम वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं, वहां पता चलेगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा हिरण्यकशिपु। इसमें ये भी नाम है। अक्सर हम हिरण्यकशिपु नाम को हिरण्यकश्यप कर देते हैं और उसी विकल्प को सही कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसका अर्थ है सोने की सेज वाला। सोने की सेज वाला मतलब जिसका बिस्तर सोने का बना हुआ हो, यानी लकड़ी का ना होकर सोने का, गोल्ड का, ठीक है। तो उसे हिरण्यकशिपु यानी उस बिस्तर को कहते हैं कि तब आता है। हिरण्य जो शब्द है सोने के लिए आया है, इसे याद रखना है 2 टुकड़ों में, हिरण्य, ठीक है, ऐसे। फिर आपको याद रखना है क और शिपु। आपको फोकस करना है, दोनों ही लघु रहेंगे यानी छोटे रहेंगे, ठीक है। तो हिरण्य का, और ये हमारा तालु श, इसमें छोटी ई की मात्रा, और फिर प इसके ऊपर छोटे ऊ की मात्रा, बड़ा कुछ नहीं रहेगा। ऐसे आपको अपने दिमाग में इसको याद करते हुए लिखना है। अभी आप कहेंगे मैम हमको कैसे अंदाजा लगेगा कि छोटा लिखना है कि बड़ा लिखना है? तो उसकी पहचान मैं बताऊंगी, आज ही हम करेंगे, वर्णमाला स्वर करेंगे इसमें, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसको इस तरह से याद करना। आज जितने भी शब्द मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं इसको घर जाके दोहरा लेना। अब एक तरीका ये है कि अपने पॉइंट को आपको सही तरीके से याद रखने का, जैसे ये कुल मिला के इतने शब्द हैं आपके पहले सेट में, ठीक है। एक सेट 1 दिन का होगा हमारा शब्दावली का। इसमें आप ना शब्दों को पढ़ के अपना लिखना, जैसे ऐतिहासिक शब्द देखा और रफ कॉपी लिखना, फिर आध्यात्मिक, फिर रफ कॉपी पे लिखना, ऐसे ही लिख के यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप सारे शब्दों को लिख लो, तो उसके बाद फिर मेल करना कि कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। तो जो सही हो जाएगा उसको पेंसिल से टिक कर देना, ठीक है। जैसे ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। मान लीजिए इसमें गलती हो गई तो इसको पेंसिल से राउंड कर देना। मान लीजिए इसमें गलती हो गई,
मान लीजिए यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई, तो कुल मिला के इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि इस सेट में कितने शब्द हैं जो जिनसे आप गलती करते हैं। और जब मान लो आपको पता चल गया कि ये 4 शब्द हैं जिनमें मुझसे गलती हुई है, तो इन 4 शब्दों की सही वर्तनी लिखकर 10 बार उनको अभ्यास कर लेना और फिर भूल जाना। मतलब क्या भूल जाना? ये नहीं, शब्द को नहीं भूल जाना है, मतलब ये चीज़ की टेंशन भूल जाना कि कैसे याद करेंगे। फिर जब आप 3 महीने बाद फिर से रिवीजन करेंगे, तो अब आपके पास याद करने के लिए केवल 4 ही शब्द बचेंगे, क्योंकि बाकी तो आपको आते ही हैं पहले से। तो फिर आप इन पे फिर से देखेंगे, हो सकता है कि 4 में से 3 आपको याद हो, एक आधा ही आप भूले हों, या चारों भी याद हो सकते हैं। समझ गए ना? तो ऐसे आपको करना है वर्तनी से। चलो, ये वर्तनी वाला हमारा खत्म होता है। आज आप लोग अपना स्पेस वाली बुक लेकर आए होंगे। ऑनलाइन वाले छात्र जो है उनको वर्णमाला वाला आपको दिया गया होगा, वो आपको ओपन करना है। चलो देखो, कल की क्लास में मैंने आपको ये फैक्ट बता दिया था, जैसे कि भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु से बना है। हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि को हम वैज्ञानिक लिपि मानते हैं। इसको रेखांकित करिए। वैज्ञानिक लिपि का मतलब समझते हो क्या होता है? वैज्ञानिक का मतलब होता है विज्ञान, यानी विज्ञान में एक प्रत्यय हमने जोड़ा तब ये बना है वैज्ञानिक शब्द। विज्ञान क्या होता है? जो सिद्ध होता है, अर्थात ये लिपि वो है जो मानी नहीं जाती, ये सिद्ध होती है। ठीक है? तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, और जो लिखी गई है वैसे ही बोली जाती है। इसमें चाहे राजा हो या रंक, चाहे विद्वान हो चाहे वो अनपढ़ हो, हर कोई जिसे ऐसे ही बोलता है वैसे ही पढ़ता है, तो वही भाषा हमारी वैज्ञानिक मानी जाती है, यानी उसी तरह से। तो इसके लिए आता है शब्द। इसके बाद एक पॉइंट आता है व्याकरण शब्द के बारे में। आपसे परीक्षा में कभी ये प्रश्न बन सकता है कि व्याकरण शब्द किससे मिलकर बना है? तो इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं, एक वी प्लस आ प्लस करण शब्द से मिलकर शब्द बना है व्याकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है किसी भी चीज को नियमबद्ध तरीके से समझना। तो कहने का मतलब है किसी भी भाषा का जो व्याकरण होता है उसे हम नियमबद्ध तरीके से, यानी किसी भी भाषा को एक नियम से जब हम सीखते हैं तो वो नियमों का समूह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो अगर परीक्षा में ये आता है कि व्याकरण शब्द किससे मिलकर बना है, तो आपको विकल्प में दिया होगा वी प्लस आ प्लस करण। ठीक है? ये एक फैक्ट है। उसके बाद आता है आपका कि किसी जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को हमने 4 भागों में बाँटा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण को हम 4 भागों में बाँट देते हैं। वर्ण विभाग, शब्द विभाग, पद विभाग और वाक्य विभाग। अगर आप थोड़ा पिछला याद रखते हैं, तो आपको कल जब मैंने आप लोगों को सिलेबस पढ़ाया था, तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने पूरे सिलेबस को इकाइयों में विभाग करके ही बाँटा हुआ था। तो इन नामों को कल आपने पढ़ा था कि कौन-सा विभाग हमारा किस इकाई के अंदर पढ़ा जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विभाग को। ठीक है? तो चलो, अब इसमें सबसे पहले वर्ण विभाग में वर्णमाला की परिभाषा क्या है, इसको लिखते हैं वर्णमाला की परिभाषा में। ठीक है? तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है सबसे पहले। लिखिए इसमें वर्णों के, हाँ, इसी पे ही लिखना है। ध्यान रखिए, अगर किसी को अपने लेखन में ये डाउट हो कि मैं अगर डायरेक्ट उस पे लिखूँगा तो गंदा हो जाएगा, तो रफ कॉपी पे लिख सकते हो बेशक। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे छात्र घर पे कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप आराम से लिख लेते हो तो फिर डायरेक्ट इसी पे लिखो। ठीक है? तो यहाँ पे वर्णों, ब्रैकेट में लिखना लिपि चिन्ह, लिपि चिन्ह, वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के ब्रैकेट में लिपि चिन्ह, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ऑनलाइन वाले छात्र ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों की कमेंट पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ, तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि कमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा। पहले आराम से बैठ के पढ़ो, सीखो, फिर उसके बाद जो ना समझ में आए उसके लिए कमेंट करना। ठीक है? और मैं तब बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बताइए, आप पूछिए। लिख लिया आप लोगों ने? वर्णों के व्यवस्थित, चलो ठीक है, व्यवस्थित लिख देती हूँ। जैसे देखो, आपको याद रखना है, हम शब्द लिखते हैं व्यवस्था। अगर व्यवस्थित लिखने जाओगे तो आपको थोड़ा-सा ये लग सकता है कि कैसे हम इसको लिखें, लेकिन छोटे-छोटे शब्दों को आपको याद रखना है। तो व्यवस्थित शब्द जो है वो किससे बना है? व्यवस्था शब्द में इत प्रत्यय जोड़ा गया है, तो आप उससे अपने दिमाग में रखिए इसको। ठीक है? तो जैसे हमने लिखा व्यवस्था, आप लिखते हो ऐसे आके, और अब ये क्या कह रहा है? व्यवस्थित।
तो यानी थ पे ई की मात्रा होगी। अब ध्यान देना, ये आधा स है तो यहाँ से चढ़ेगी ई की मात्रा। तो ये हो गया व्यवस्थित, ठीक है? शब्दों को ऐसे लिखा जाता है, बड़े-बड़े शब्दों को ऐसे छोटे-छोटे करके लिख देना है आपको, ठीक है? तो व्यवस्थित। अब क्रमबद्ध कह रहा है तो क्रम ये लिखना आता है आपको? फिर आ गया बद्ध, यानी ब, और इसमें आधा ये आधा द है और इसके नीचे ये ध है। अब आप कहेंगे मैम आपने उल्टा बोल दिया, ध आधा है और द पूरा है। नहीं, द आधा है और ध पूरा है। अब ये कैसे है, इस कहानी को पढ़ेंगे वर्तनी में। अभी के लिए जाने दो। क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मैं जानबूझ के थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो हैं आप लोगों से बोल के लिखवाती हूँ, ताकि जिन्हें मैं चेक कर सकूँ, आप लोगों को देख सकूँ और फिर आप लोगों की ये निश्चित कर सकूँ कि आप लोगों को कितना गहराई तक लेके चलना है, या आपको अगर किसी को अलग से कोई ट्रीटमेंट देना होगा तो फिर मैं अपने आप देख सकती हूँ। गर्मी लग रही है आप लोगों को या नॉर्मल है टेम्परेचर? ठीक है ना इतना? 1 पॉइंट कर देती हूँ, ये 27 पे है ना, 26 कर देती हूँ। पता नहीं मुझे ज़्यादा लग रहा है ऐसा। 28 पे चलाने का तो मतलब ही नहीं बनेगा, कुछ भी होगा ही नहीं। हाँ, ठीक है। चलो, दरअसल ये हैवी लाइट जो आती है ना, और ये किसी हीटर से कम नहीं है। ये मतलब पूरी हीट फेंकता है, तो ये दिक्कत होती है। चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इस परिभाषा में अच्छा, इसमें एक लाइन और लिखिए, पूर्ण विराम लगा दीजिए। आपको पता है ना, पूर्ण विराम लगा के आपको उद्धरण चिन्ह में परिभाषा को बंद करना है। समझ में आ गया मैंने जो कहा? नहीं समझ में आया? देखो, पूर्ण विराम जहाँ पे कहते हैं, है के ऊपर ये लगाया ना, पूरा ये लिखना है, बिंदी भी लगेगी। नहीं लगाई हो तो लगा लेना, ठीक है? क्यों लगाई जाती है आगे बताऊंगी वचन में। पूर्ण विराम इसे कहते हैं, पूर्ण विराम लगाना है परिभाषा के बाद। उद्धरण चिन्ह जो मैंने कहा है, इसका दूसरा नाम है अवतरण चिन्ह हिंदी में। इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ठीक है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो आप बोलते हो, तो आपको लगाना है परिभाषा की शुरुआत में और अंत में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है विराम चिन्ह के अंदर कि किसी भी परिभाषा में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है? दोनों में से कोई एक नाम होगा आपका, इसे कहते हैं, ठीक है? नहीं, आप जैसे लेखन में आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हो, चलेगा। हाँ के ऊपर, हाँ, तो मैंने जानबूझ के इसीलिए तो आपको बोला है कि लगाना है। देखो, ये ध्यान रखिएगा, ये ह, इस ह का मतलब होता है एक वचन, और इस ह का मतलब है बहुवचन, ठीक है? सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है? बात समझ में आ गई? हमने कहा है कि वर्णमाला कहते हैं, तो कहते हैं कोई एक व्यक्ति नहीं कह रहा है, सभी कहते हैं। तो जब सभी कहते हैं ना, जिसमें भाव सभी का आ रहा है, तो वो बहुवचन है, इसलिए। और ये बहुत मतलब एक छोटा-सा ऐसा पॉइंट होता है, जिसे आप ये सोचेंगे कि इसको नज़रअंदाज कर देते हैं या ये नहीं लगेगा तो क्या बिगड़ेगा? बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं ना कवि हिंदी के लिए, कि हिंदी में बिंदी का ही तो खेल है। अब एक बिंदी नहीं आपने लगाई तो सब कुछ बदल जाएगा उसमें, है ना? तो पहले तो ये बताओ, तुम डंडी जो बोल रहे हो ये किसको कह रहे हो? पूर्ण विराम को? तो ये हा के साथ ही तो लगा हुआ है। किससे करके? तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने सिरोरेखा नीचे से और नीचे से, हाँ, 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 थोड़ा आगे चल के ना, अच्छा थोड़ा ऊपर निकाल के, तो आप ये आकृति देख रहे हैं ना, ये वर्ण जो है ये हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो विराम चिन्ह उसी के अकॉर्डिंग तो लगेगा ना। यहाँ हमारी मात्रा जहाँ तक आ रही है वहीं पे लगेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। लेकिन में जो आप जिस चीज को पकड़ रहे हो ना, ये है। और ये भी मैं बता दूं, जिन लोगों की सब्जेक्टिव परीक्षा होती है, जैसे अभी बहुत सारे छात्र ऑनलाइन में जो हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि मैम ये छोटी छोटी चीजें क्या बता रही हैं, क्योंकि जो सामने छात्र है वो सब्जेक्टिव परीक्षा का है। तो आप सभी लोग ये ध्यान रखिए कि आप बहुत लकी हो कि आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा है बहुविकल्पी वाली, तो आपको इतनी बारीकी पे ध्यान नहीं देना पड़ता। और अगर आपका सब्जेक्टिव आ जाए ना, तो आपके 20% अंक बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है? हाँ, ये होता है हिंदी में। और ये हिंदी के लिए नहीं होता, ये आपका अंग्रेजी के लिए भी होता है। अगर आप इंग्लिश का सब्जेक्टिव दे रहे हो, अगर उसमें आपने ग्रामर संबंधित त्रुटि की, तो वहां पे भी 20% अंक कटते हैं आपके कुल प्राप्तांक में से। कुल प्राप्तांक में से मान लीजिए कि 100 नंबर का आपका पेपर हो रहा है, आपको 60 नंबर मिले, और आपने 3 से ज्यादा गलती कर दी ग्रामर की उसमें, तो आपके 60 का 20% आपको कट के मिलेगा। तो आप ये समझ लो कि अगर 60 का 20% आपका कट गया, तो आपका फिर कहाँ सिलेक्शन होगा। एक ये भी कारण है हिंदी माध्यम के छात्रों का अंग्रेजी माध्यम से पीछे रह जाने का। अब आप कहेंगे मैम तो क्या अंग्रेजी वाले ये गलती नहीं करते? तो नहीं, वो ये गलती नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अंग्रेजी हमारी अपनी भाषा नहीं है।
अंग्रेजी है विदेशी भाषा और उसे सीखने के लिए हम उसका A to Z सब कुछ सीखते हैं। और हिंदी, अरे हिंदी तो हमको बोलनी आती है तो मजे करो, जाओ, कौन पढ़ेगा हिंदी। तो अब जैसे अंग्रेजी में सब कुछ होता है, आपका ये विराम चिन्ह भी होते हैं और कैसे वर्तनी होगी, ये सारी चीजें होती है, उसमें नाउन प्रोनाउन सब आपका रहता है, तो आप तो उसको पूरा पढ़ रहे हो, तो वहां तो गलती की संभावना है ही नहीं। लेकिन हिंदी में आप सोच रहे हो कि बोलनी आ गई तो मुझे लिखनी भी आ जाएगा, लेकिन लेखन में बहुत गलतियां करते हैं छात्र। और खास करके एक सबसे बड़ी गलती जो छात्रों के साथ रहती है हिंदी में, हमको नहीं पता छोटी ई का प्रयोग करें, हमको नहीं पता कि बड़ी ई का प्रयोग करें, हमको नहीं पता कि छोटे ऊ का प्रयोग करें, हमें नहीं पता चल रहा कि बड़े ऊ का प्रयोग करें, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ब का प्रयोग करें, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ब का प्रयोग करें। और यही पॉइंट मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी कि इस तरह से प्रॉब्लम होती है। और जो हिंदी का विरोध करते हैं वो यही सब बातें बताते हैं कि हिंदी में ये नहीं समझ में आता। और मैंने कल आपको कट और पुट वाली चीज समझाई ना, तो भाई जैसे ऊपर से देखने में आपको लग रहा है ऐसे तो अंग्रेजी में तमाम भली पड़ी है, लेकिन हिंदी में इन सब के लॉजिक है, इनका प्रयोग कब कहाँ कैसे होगा ये हम समझेंगे, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ती हूँ। अब फिर से मैं कह रही हूँ कि प्लीज अपने अंदर की जिज्ञासाओं को थोड़ा सा शांत करके बैठिए। हाँ, जैसे मान लीजिए एक तरीका मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आपको कोई भी पॉइंट जैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी रफ कॉपी पे ना एक बिंदु बना लो, ठीक है, और उसमें ना जल्दी से लिख दो कि मैम से ना ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। अब जैसे दो तरह के छात्र होते हैं, कुछ तो पेशेंस मार के बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ होंगे नहीं मुझे अभी चाहिए। तो जैसे ही क्लास खत्म होगी, खत्म होने के बाद आप पर्सनली अपने पॉइंट को लेके मेरे पास आ जाना, क्योंकि अगर आप मुझे हर पॉइंट पर इतना रोकेंगे तो फिर क्लास का जो एक शेड्यूल है ना वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है जैसा, तो आप रफ कॉपी पे उसको पॉइंट वाइज लिखते जाओ। और जैसे ही मैं कहती हूँ ना, जबकि अब हमारी क्लास, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और मैं ऑनलाइन क्लास बंद करवा दूंगी, उसके बाद जो टाइम है वो आप लोगों के डाउट के लिए है, तो आप लोग तुरंत अपने डाउट लेके मेरे पास आ जाए, ठीक है। तब तक आप लोगों को पेशेंस करना होगा ताकि मैं एक क्रम से चल सकूँ, है ना। चलो, तो यहाँ पे अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी हिंदी भाषा में जो हमारी वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या, आपकी परीक्षा में संख्या को लेकर आने वाले समय में थोड़ा सा डाउट आएगा। और यहाँ पर कुछ लोग अपडेट हो चुके हैं, कुछ लोग अपडेट नहीं हुए हैं। अब ये भी देखना होगा कि जो हमारी परीक्षा में पूछने वाले लोग हैं प्रश्न, वो अपडेट है या नहीं अपडेट है। तो कभी उत्तर आपको 53 देना होगा, कभी उत्तर आपको 52 देना होगा, तो इसके लिए आपको विकल्प पर ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी किसी परीक्षा में ये पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, और उसमें विकल्प में 53 अगर ना दिया हो तो आप उत्तर 52 लगाना, लेकिन अगर 52 और 53 दोनों दिया गया है तो उत्तर आपको 53 लगाना है। अब आप कहेंगे कि मैम 53 वाला कैसे आ गया, तो इसके लिए आपका दिया हुआ है इसमें जो 11 स्वर हैं, 40 व्यंजन हैं और 2 अयोग वह आपके अनुस्वार और विसर्ग हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपका 53 वर्ण आ जाते हैं। इसमें पॉइंट लिख दिया है कि अगस्त 2024 से पहले 52 वर्ण हुआ करते थे, लेकिन अभी हमने एक व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन करके जोड़ा है, इस वजह से संख्या हमारी एक बढ़ गई है, ठीक है। अब लेखन की दृष्टि से आधुनिक हिंदी में कुल वर्ण किस तरह से हैं। स्वर में हमारे 11 वर्ण आते हैं, ये हमारे 11 वर्ण दिए हुए हैं, इनके बारे में विस्तार से अभी पढ़ेंगे हम, इसलिए मैं इनको दोहरा नहीं रही हूँ, ठीक है, सिर्फ संख्या बताते हुए आगे चल रही हूँ आपको। व्यंजन में हम यहाँ पर देखते हैं, व्यंजन में हमारी कुल संख्या जो है व्यंजन की 40 आएगी। अगर विकल्प में मान लो ऐसा प्रश्न आए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है और विकल्प में 40 ना हो, तो आपको 39 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस करने पर इनकी संख्या अभी तक कितनी थी, 39 थी, ठीक है। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, जब स्पर्श व्यंजन की आएगी, ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं इसमें। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, इसमें अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन इसमें आते हैं। कौन कौन से, विस्तार से पढ़ेंगे पूरा। सूक्ष्म व्यंजन 4 आते हैं, कौन कौन से हैं। अब प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा मैम तीनों का में क्या अंतर है, पढ़ाऊंगी, ठीक है। संयुक्त व्यंजन ये 4 आते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। द्विगुण व्यंजन ये 2 आते हैं, किस भाषा में प्रयोग होते हैं, किस में नहीं होते, किन्हीं शब्दों में लगते हैं, किन्हीं शब्दों में नहीं लगते, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे हम। जो नया व्यंजन हमारा इसमें प्रयोग हुआ है वो है हमारा यह विशिष्ट व्यंजन। इसका उच्चारण क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है, जब आएगा इसी में वर्णमाला में हम देखेंगे। और उसके बाद दूसरा आता है हमारा अयोगवा, जो कि 2 वर्ण है, अनुस्वार और विसर्ग के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है, इसे अनुस्वार और इसको विसर्ग कहते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो ये कुल संख्या हमारी आती है जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार हमारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अगर किसी परीक्षा में आपकी संख्या से अलग या आंसर कभी अलग आ जाए और वहां पे आपने जो दिया है वो आपका उत्तर गलत हो जाए, तो आपको उस पर क्लेम करना है और उसको आधार क्या देना है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार जो मानकीकरण दिया गया है उसमें ये दिया है, तो उसे कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। चलिए इसके आगे
इनके अलावा हमारे पास कुछ और शब्द होते हैं, जैसे जिन्हें हम आगत ध्वनियाँ या नवनिर्मित ध्वनियाँ के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अरबी फ़ारसी ध्वनियाँ होती हैं जिनमें ये लगा हुआ है, नुक्ता कहते हैं इसे, और अंग्रेजी ध्वनि है हमारी जिसे अर्धचांद के नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं ये भी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ण के बारे में हम जानते हैं स्वर। तो स्वर हमारा क्या होता है, किसे कहते हैं, लिखिए इसकी परिभाषा। स्वर में लिखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले। स्वतंत्र, देखो अब मान लो स्वतंत्र लिखने में अगर आपको दिक्कत आए तो आपको पता है आप स्व लिख सकते हो और तंत्र लिख सकते हो। तंत्र यानी व्यवस्था, स्व माने स्वयं, ठीक है, तो वो व्यवस्था जो स्वयं के द्वारा बनाई गई है, एक तरह से आजाद। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अब इसमें जो कहते हैं इसके बाद भी आपका बिंदी लगेगा, अब ये ध्यान रखना, ह के ऊपर, ठीक है, बिंदी लगेगा। और जो पॉइंट मैं बताती जाऊंगी उसको आगे हमेशा के लिए याद रखना। पूर्ण विराम लगाओगे, कहते हैं, पूर्ण विराम लगा के यह परिभाषा भी आपको उद्धरण चिन्ह में बंद करनी है, ठीक है, जैसे ही हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा बंद की थी, ये भी परिभाषा है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आता है इनकी संख्या के बारे में बात करते हैं। स्वरों की संख्या को लेकर बहुत विवाद बढ़ा पड़ा है। आप देखेंगे कोई भी किताब उठा के कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान से रखना है, जब हम इनकी संख्या के बारे में आते हैं, अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि हिंदी में मूलतः स्वर कितने होते हैं, ठीक है, या प्रश्न आता है सामान्यतः स्वर कितने होते हैं, ठीक है, या प्रश्न आता है हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर कितना होगा, 11, ठीक है, जब ये प्रश्न आए। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर कितना होगा, 13, ठीक है। इसको लेके काफी विवाद होता है, कुल स्वर में क्यों आता है, हमने कुल स्वर कहने का मतलब होता है कि हम उन स्वरों की बात कर रहे हैं जो व्यंजनों को उच्चारण प्रदान कर देते हैं। तो जो व्यंजनों को उच्चारण प्रदान करते हैं, तो व्यंजनों को उच्चारण हमारे 11 + 2, ये भी हमारे यानी अनुस्वार और विसर्ग भी व्यंजन को उच्चारण देते हैं, तो इस वजह से हम इनकी संख्या कुल 13 रखते हैं। ये ध्यान रखना। अभी वर्तमान में आपकी परीक्षा जो हुई थी यूपी कांस्टेबल की, उसमें यह प्रश्न आया था कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसमें आयोग ने उसका उत्तर 11 दिया। फिर आंसर की जब दोबारा आई तो उसने दोबारा में उसका उत्तर 13 दिया, फिर से उसको सुधारा। तो ऐसा कभी हो सकता है कि वापस से मतलब कभी 11 आ जाए, तो घबराना नहीं है, आपको उस पर क्लेम करना है, वो बाद में उस चीज को ध्यान रखते हैं। और यह प्रश्न 3-4 बार दोहराया जा चुका है, तो हर बार यही होता है, आयोग हर बार में पहली बार में 11 देगा, दूसरी बार में 13 देगा, तो समझ में नहीं आता कि एक बार आंसर क्यों नहीं सही कर लेता है। तो इसे ध्यान रखना। और फिर इतने यूट्यूब पे बाढ़ आ जाती है, आधे टीचर 11 कहते हैं, आधे टीचर 13 कहते हैं, ठीक है। जैसे मतलब दोनों 11 और 13 संख्या दोनों ही रहती है, इसलिए ध्यान रखना 11 और 13 संख्या दोनों ही रहती है। बस आपको ध्यान रखना, अगर ऐसे लिखा हो मूलतः स्वर या सामान्यतः स्वर या हिंदी में स्वरों की संख्या, तो आपको 11 चुनना है। बस आपको फोकस करना है इस शब्द पर। अगर ये कुल शब्द पहले आ गया तो संख्या 13 ही होगी, ठीक है। और विकल्प में दोनों में 11 और 13 दोनों ही होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक शब्द आता है मात्रा के आधार पर। इसको लेके विवाद बना हुआ है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, एक प्रश्न ये होता है। और मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न बना होता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे लिखे संख्या, तो आपको उत्तर 10 देना होगा, ठीक है, कि स्वर मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या बताइए, तो आपको 10। और मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार तो आपको बताने हैं 2, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। ये छंद का हिस्सा है, छंद में पढ़ते हैं हम क्लास के बिल्कुल एंड में, लेकिन आपको यहाँ पे पहले ही समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गई इसकी संख्या के बारे में बात। अब हम देखेंगे स्वर की मात्रा क्या होती है। लिखो इसके बारे में, लिखिए। जो शब्द ना लिखा जाए आपसे मुझे इशारा कर देना, मैं उस शब्द को लिख दूंगी सामने। व्यंजनों के व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए ये बताओ, उच्चारणों जो शब्द लिखा है कितने लोगों ने ऐसे लिखा है जैसे मैंने सामने लिखा है। बिंदी भी ध्यान रखना है, इसमें बिंदी भी शामिल है। बिंदी लगाई है कि नहीं लगाई है, लगाओ। अब जब तक आप वचन पढ़ो उससे पहले आप एक पॉइंट समझ लो। यहाँ पर किसी भी शब्द में
अगर आपको ये पता है कि यह शब्द एक वचन रूप में भी बोला जा रहा है और बहुवचन रूप में भी बोला जा रहा है, जैसे शब्द हो गया आपका उच्चारण, तो उच्चारण जो है ये इसका कैसा रूप हो गया, एक वचन, और उच्चारण और इसका कैसा हो गया, बहुवचन। तो आपको याद रखना है कि यदि शब्द के अंत में यों ऐसे लिखा हुआ है तो आपको बिंदी सदैव लगानी होगी, या वाक्य के अंत में आपको ये ओ ऐसे आ रहा है तो आपको बिंदी लगानी पड़ेगी। समझ गए? जहाँ एक वचन से बहुवचन वाला शब्द आता है, जब आपको पता है कि ये शब्द हमारा अ हटाकर भी लिखा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि अंत में चाहे यो हो चाहे ओ हो, आपको बिंदी जरूर लगानी है। जैसे उदाहरण के लिए दे देती हूँ मैं शब्द, जैसे मान लो शब्द लिखा है अगर आपने हाथियों, तो आपको बिंदी लगानी है, ठीक है। और उसी तरह से जैसे मान लो अगर ऐसे हो गया मित्रों, मान लो शब्द लिखा हुआ है ऐसे मित्रों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो लग रहा है ये, तो आपको बिंदी लगानी है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें गलती नहीं होगी, ये पॉइंट अब जब हम वचन पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, चलो, तो आप लोगों ने क्या लिखा, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ, जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, तो स्वर योग करते हैं, स्वर का योग करते हैं, ठीक है, योग यानी जोड़ना, ठीक है, योग का मतलब यहाँ पे जोड़ने से है, योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में, तो स्वर अपने, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं उसे स्वर की मात्रा कहते हैं, उसे स्वर की मात्रा कहते हैं, उसे स्वर की मात्रा कहते हैं, कहते हैं है के ऊपर फिर से बिंदी रहेगी, ठीक है, पूर्ण विराम लगा दीजिए। अब नहीं, इसमें अवतरण चिन्ह नहीं लगाइए, ठीक है, इसमें नहीं लगाइए, क्योंकि ये स्वर की मात्रा की परिभाषा नहीं है, उसके बारे में एक तरह से बताया गया है, ठीक है। वहां पे आपको अल्प विराम यानी कॉमा लगाना था। देखो, फिर आपको ये पॉइंट समझना है कि ये जो करते शब्द आ गया है ना, ये क्रिया अपने आप में बहुवचन है। इस बहुवचन क्रिया के साथ जब सहायक क्रिया है का प्रयोग होगा तो सदैव बहुवचन ही होगा। अगर ये कर्ता की जगह यानी करते की जगह कर्ता होता तो ये एक वचन हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर करती आ जाए तो ये एक वचन स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर करती आ जाए तो ये स्त्रीलिंग बहुवचन हो जाएगा, समझे? इस पॉइंट को आपको, मतलब वचन भी आज ही पढ़ लेना, है ना, वचन भी आज ही पढ़ लेना हम लोग। ये मैं समझाऊंगी आप लोगों को तत्कालिक रूप से, क्योंकि अभी आपको बहुत लिखना है, चलना है, तो तत्कालिक रूप से आपको सांकेतिक समझा देती हूँ। ऐसे समझ लीजिए इसको, ये ता और ती, अब ऐसे समझिए ये पुल्लिंग है और यह स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये एक वचन है, यहाँ पर ये ते पुल्लिंग और यहाँ पर ती बिंदी के साथ, ये बहुवचन है, ठीक है ना। अब ये करता करती, जाता जाती, खाता खाती, पीता उठता, सोता, बैठता, चलता, जितनी भी आपकी क्रियाएं आती है ना, सबके साथ यही रहेगा, और ये वर्तमान रूप है, ठीक। हिंदी बहुत सरल है, ऐसा नहीं, बस एक बार पढ़ लो आप मेरे साथ 2.5 महीने, उसके बाद फिर यही कहोगे कि मैं पढ़ा सकता हूँ अब तो बिल्कुल। तो नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, काम चलना, काम चलने वाली बात ही नहीं है, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी, फिर ये कहोगे कि हिंदी में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी दूसरे विषय पर ध्यान देना है, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो, बात समझ में आ गई ना, तो अभी ये ध्यान रखना। चलो, अब मैंने जो आप लोगों को परिभाषा लिखवाई है उस पर ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा है कि व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजनों के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर जिस रूप में यानी अपने वास्तविक रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, यानी स्वर की मात्रा कहते हैं। अब मुझे बताइए कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, जो अभी हमने लिखा है? नहीं समझ में आया, अभी बस ये लगा है, चलो देखो इसको समझना है। एक शब्द आपके सामने यहाँ पे आया, स्वर का वास्तविक रूप,
ठीक है? तब जो हमारे सामने शब्द आया है वो क्या आया है? स्वर का वास्तविक रूप। आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्वर, ठीक है? तो मेरे साथ लिख लो, फिर जब मैं मना करूँ तब रुक जाना। हम सबसे पहले स्वर लिख रहे हैं यहाँ पे उसका वास्तविक रूप, ये क्या है हमारा? ये हो गया ई और ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके नीचे ही लिखना है जो आपके दिया हुआ है ना स्थान, बचा है ना इसी में। स्वर की मात्रा जहाँ आपने लिखा है, परिभाषा के जो लिखी है परिभाषा उसी के साथ लिखना है। यहीं पे मैं आपको समझाऊँगी इनका उच्चारण, ठीक है? यहीं पे समझाऊँगी लघु और दीर्घ जो आपका होता है, इसी में आपको मात्राएँ समझाऊँगी, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है, ध्यान दीजिए। लिख लिया ये? अब अपना पेन बंद करिए और चीज़ों को समझिए। सबसे पहले मुझे ज़रा इनका उच्चारण करके बताइए कि क्या आप इनका उच्चारण सही कर रहे हैं? बताइए, इसे क्या कहते हैं? ज़ोर से बोलिए। 2 आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे, कह रहे ए और आ। क्या है बताइए? और ये, ये, इन दोनों में अंतर है कोई? ई, ये भी ई और ये भी ई। अच्छा, ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है। और ये ये क्या है? री। अच्छा, ये और ये भी ए और ये भी ए। फिर ये छोटा और ये बड़ा, ठीक है। और ये और ये ओ और ये ओ। तो ये छोटा बड़ा नहीं है? अच्छा, ये भी छोटा बड़ा है। और ये अब देखो आपने बहुत सारी चीज़ें ना इसमें गलती करी है। सबसे पहले आपको बचपन में ना एक चीज़ पढ़ाई जाती है, जैसे यहाँ पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया जाता है कि ये छोटा अ है, ये बड़ा आ है। ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, ऐसे करके पढ़ाया जाता है। फिर उसी में हमको इसे भी छोटा और इसे भी बड़ा और इसे छोटा और इसे बड़ा ऐसे पढ़ा दिया जाता है। तो आपसे ध्यान रखिएगा कि छोटा-बड़ा हमारा ये पहली लाइन में ही लिखे हैं जो हैं, ठीक है? हिंदी के अंदर। नीचे जितने भी ये लिखे हैं ना, ये हमारे सारे के सारे बड़े ही हैं, इनमें कोई छोटा नहीं है। अब छोटा और बड़ा का कॉन्सेप्ट कैसे आया है, तो वो आता है हमारा उच्चारण काल के आधार पर, जिसमें आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आता है। जैसे आप स्वर के बारे में आप पढ़ेंगे तो स्वरों के वर्गीकरण में एक पॉइंट मिलेगा, जब आप अपनी कॉपी जो आपको दी हुई है ये, इसी में आप जाएँगे जहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण लिखा है, पलट के देखिए अगले पेज पर, तो वहाँ पे लिखा है उच्चारण काल के आधार पर स्वर। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। तो ये जो लघु है इसका अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो अब ये जो इसमें अब लघु और दीर्घ से पहले इसने जो ऊपर आधार दिया है वो कह रहा है कि उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण मतलब बोलना, काल मतलब समय। तो यानी बोलने में लगने वाले समय के आधार पर हमारे स्वर 2 प्रकार के हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो अभी तक आपको यही नहीं समझ में आता था कि छोटे और बड़े का मतलब क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है। हम ऐसे ही बस पढ़ते आ रहे, रटते आ रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने में हमको जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम छोटा यानी लघु कह देते हैं। इसको हम ह्रस्व भी कहते हैं। ह्रस्व का मतलब भी छोटा होता है, ठीक है? संस्कृत के शब्द है। और जिनको उच्चारण करने में हमें ज़्यादा समय लगता है, यानी छोटे से दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ कह देते हैं, यानी गुरु कह देते हैं, बड़ा कह देते हैं, ठीक है? तो इसी आधार पर हमारे ये हैं। अब मैं आप लोगों को इनका उच्चारण बताती हूँ। जो यहाँ पे हमारे पास जो शब्द दिया है, अब इसके उच्चारण को आपको ना मेरे साथ बोलना है। ऑनलाइन वाले छात्र जो हैं, उनको भी बोलना है, मेरे पास तक आवाज़ आनी चाहिए सबकी। ये मत सोचना कि मुझे आती नहीं है, सबकी आवाज़ आती है, जो घर पे बैठे हैं ना तो भी आवाज़ आ जाएगी, पता चल जाएगा, आपको मुँह खोलना है। हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे, ये हमारा है अ। ये क्या है? अ। बहुत है ना, नहीं करना, जल्दी बोलेगा क्योंकि छोटा है ना, लघु है। अब इसको बोलने की स्थिति समझिए। जैसे जब आप इस का उच्चारण कर रहे हैं ना, तो ये आपका ऐसे बोला जाएगा कि आपकी जो नीचे जो दाँत है ना, नीचे वाला जो जबड़ा है, यानी ये दाँत, समझ रहे हो? और इन्हीं दाँतों के बीच में ये यहाँ पे हमारी जीभ बैठती है ना, ये वाला हिस्सा। तो आपको समझना है कि जब आप अ का उच्चारण करेंगे तो जीभ मध्य में हवा में न रहकर इस इन दाँतों के बीच में बैठेगी, और बैठने के बाद ये जो इसका मध्य भाग है ना, तो इस मध्य भाग में ये ना ऐसे चौड़ेगी इधर की तरफ, थोड़ी-सी ऐसे। तो तब आप उच्चारण करेंगे अ, ठीक है? जल्दी आपको बोलना, आप करिए उच्चारण अ। तो ये जो आपकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यही सही ध्वनि है, ठीक है? तो ये होती है अ। तो आपको ये समझना है, आपके बाद घर जाके है ना इसको अच्छे से सीखना, और ये मज़ाक वाली चीज़ नहीं है। अब आप यहाँ से आपको प्रश्न भी याद होते हैं, पता है क्या याद होगा?
जीभ के आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के आएँगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब आपने यहाँ पर अभी ये बोला, मध्य भाग से बोला है, तो आपको यहाँ याद हो गया कि आपका मध्य स्वर है। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा मध्य स्वर बताइए। अब आप अभी तक रटते आ रहे हैं, रोज़ रटते हैं, मध्य स्वर कौन-सा है रोज़ भूल जाते हैं और आज के बाद नहीं भूलेंगे, तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए मज़ाक ना लेना इन बातों पे, जो उच्चारण बता रही हूँ उसको याद रखिए और सीखिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा अ। अब इसका ये दीर्घ है हमारा, इसको बोलते हैं हम आ, इसको खींच के बोलेंगे आ, और इसके उच्चारण में पूरा मुंह खोलना है। बोलो, उच्चारण करो आ, ठीक है? और ये जैसे अब मैं देख रही हूँ आपके सबके, तो कोई इतना ऐसे कर नहीं, आ पूरा मुंह खोलना है। आप पूरा मुंह खोलोगे, इससे आपको पता चलेगा कि मुंह खुलने के आधार पर आपके स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत स्वर, अर्धविवृत, समृत स्वर और अर्धसमृत। तो वो भी सीखने हैं। तो जिसके जिसके उच्चारण पे कहते हैं ना, जिसमें पूरा मुंह खुलेगा, जिसमें आधा मुंह खुलेगा, जिसमें न के बराबर खुलेगा, तो आप जब उच्चारण सीखोगे सही ढंग से तो ही उन्हें याद रख पाओगे, ठीक है? तो ये जो हमारा आ है, ये हमारा पूरा मुंह खोलकर बोला जाएगा। तो अब इसका उच्चारण देखो, ये हो गया अ और ये हो गया आ। अब ये जो है, ये है ई। अब ये झटके से बोलेगा ई, जल्दी से, मतलब हमारा एक तरह से ये समझो कि आपको ना झटका लेना पड़ेगा ई सांस का, बहुत जल्दी से। और फिर ये होगा ई, ठीक है? ये होगा ई। तो एक हो गया ई और एक हो गया ई। और यही वो पॉइंट है जो आपको शब्दों में ये बताएगा कि आपको छोटी ई लगानी है या बड़ी ई लगानी है। तो आप देखो कैसे, ये सारे वास्तविक रूप हैं इनके। आ जो हमारा स्वर होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है? अब हम अगर किसी व्यंजन के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे हम एक व्यंजन लेते हैं, यहाँ पे हमने क व्यंजन लिया, तो अब ये बताइए क्या ये व्यंजन है? नहीं, ये व्यंजन नहीं है। ये क्या है? मैंने कल की क्लास में बताया था। आपने कल क्लास देखी जाके? तो उस समय बताया था ना? तो ये हमारा क्या है? अक्षर है। अब ये व्यंजन कब बनेगा? जब हम इसके नीचे हल लगाएँगे। ये संकेत लगाने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर से हमने स्वर बाहर कर दिया है। इसी रूप को हम हलंत कहते हैं, ठीक है? हल लगे व्यंजन को हम हलंत कहते हैं, और व्यंजन का हलंत रूप ही वास्तविक व्यंजन होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको आगे तक समझ में आएगा। तो ये जो आप कह रहे थे ना, डंडी सी जो टेढ़ा सा लगा हुआ है, इसको हल कहते हैं, और इसके लगने का मतलब ये होता है कि इसमें स्वर नहीं है। अब इस व्यंजन के साथ अगर हमें अ स्वर का प्रयोग करना है, तो हम इसका हल हटा देंगे, यानी हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये हमने ऐसे लिख दिया, तो इसमें आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस व्यंजन के साथ कौन सा स्वर सम्मिलित है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है और हल भी नहीं लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा स्वर है? अ, ठीक है? तो अगर हम इसका टुकड़ा करेंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये व्यंजन और ये इसका स्वर। तो स्वर कौन सा हो जाएगा? अ। और इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जब आप लोग संधि पढ़ेंगे और जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे, तो खास करके ये चीज बार बार आएगी, ठीक है? अब इसके बाद ये जो हमारा आ स्वर होता है, इसकी मात्रा होती है खड़ी पाई। शब्द आया खड़ी पाई, इसमें स्वर नहीं है। ये व्यंजन का वास्तविक रूप है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कई सारे नाम आएंगे, हालांकि आपको लिख कर दिए हुए हैं, मैंने लिखवाऊंगी मैं। आपके सामने नाम आएगा, हलंत आएगा। हलंत शब्द का मतलब ही होगा ये हल लगा हुआ व्यंजन। फिर शब्द आएगा आपके सामने वास्तविक व्यंजन। तो वास्तविक व्यंजन का मतलब भी यही होगा कि ये वाला व्यंजन आएगा। आधा व्यंजन, ठीक है? जैसे बोलते हैं लोग कि आधा व्यंजन है ये, तो आधा व्यंजन का भी मतलब ही होता है यही, यानी जिसका उच्चारण हो ही नहीं सकता, तो उसे आधा कहते हैं। अब मान लो जैसे आपने अच्छा शब्द लिखा, अच्छा शब्द में च आधा है, तो वो च आधा का मतलब है कि वो अपने वास्तविक रूप में है, उसके साथ कोई स्वर नहीं आया है। समझ गए ना? तो इसलिए ये ध्यान रखना इसमें। अब जैसे छ है, छ के साथ आ स्वर आया हुआ है उसमें, ठीक है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है आपका स्वर छोटी ई, जिसे हम लघु ई कहते हैं। इसकी मात्रा बनेगी इस तरह से। अब ये जो हमारा दीर्घ आ है, इसका प्रयोग, अब मैं इसको हटा दे रही हूँ, ये समझाने के लिए लिखवाया था मैंने। ये आपको उतारना है ना, साथ के साथ उतारना है। लघु आ का हमने देख लिया, ठीक है? इसमें हम देखेंगे दीर्घ आ, तो हम व्यंजन के साथ खड़ी पाई बना के इसको प्रयोग करेंगे। ये हमारा, अब हमें पता चल गया कि व्यंजन के साथ कौन सा स्वर है, हमारा आ स्वर है, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब इसके बाद लघु ई की जब हम बात करें, अच्छा एक मिनट, आप लोग ना अपने पेन बंद कर दो, क्योंकि आप ना लिखने में ध्यान दोगे। मैं आपको लास्ट में समय दे दूंगी, ठीक है? तब आप लिखना। तो यहाँ पर देखो कि अब ये जो लघु ई आपकी आ रही है, तो इस लघु ई का प्रयोग क्या होगा कि जैसे ये हमारा व्यंजन, तो हमने इसके आगे से इस तरह की मात्रा लगाई, तो अभी इसके साथ कौन सी ई है? लघु ई, यानी जिसे आप छोटी ई कह रहे हो, ठीक है? और इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? की। क होकर ई, जल्दी बोलेगा, स्वर के साथ बोलेगा। स्वर छोटा है, लघु है, तो ये की जल्दी बोलेगा, ठीक है? अब ये दीर्घ ई है हमारी, इसकी मात्रा ऐसे होगी,
ठीक है, इसे हम दीर्घ या गुरु या बड़ी ई कहते हैं। हम जब व्यंजन के साथ लिखेंगे तो हम व्यंजन के साथ इसका प्रयोग ऐसे करेंगे। तो अब देखो दोनों का उच्चारण कैसे हो गया, ये हो गया की और ये हो गया की। अब यहाँ से आता है कि आपको शब्दों में कैसे इसका प्रयोग करना है। तो अब देखो मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ शब्द लिखूंगी। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आप लिखिए गीता, ठीक है, मैंने आपको शब्द दिया कि आपको क्या लिखना है, गीता लिखना है। तो अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शब्द गीता और मैंने लिखा यहाँ पर। अब बताइए कि यहाँ से आपको खुद ही निश्चय करना है कि आप जो शब्द बोल रहे हो वो गीता बोल रहे हो या गीता बोल रहे हो। तो गीता बोल रहे हो तो आपको पता है कि ये गीता नहीं होगा, तो क्योंकि हमारा ग जो है वो क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, तो गीता ये हमारा शब्द लिखा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा शीला, ठीक है। अब शीला जो शब्द है हमारा, मैं उसे लिखने के लिए आपसे कहूंगी तो आप कैसे लिखेंगे। अब देखो दो तरीके से हम शब्द को लिखेंगे। जैसे मान लो हमने लिख दिया शीला, ठीक है, और हमने लिख दिया शिला। अब देखिए आप उच्चारण करके कि मैंने आपसे कहा कि आपको लिखना है शीला, तो आपने अगर ये लिख दिया तो आप उच्चारण करिए इसको, ये तो क्या हो गया, शिला हो गया। तो इस शिला का मतलब तो पत्थर हो जाता है, ठीक है, तो अर्थ बदल गया। और ये शीला किसी लड़की का नाम है, तो यानी हमें पता है कि हम जब उसका नाम ले रहे हैं तो हम उसको शीला कह रहे हैं, शी, ठीक है, शी इस तरह से। और जब हम शिला बोल रहे हैं तो हम ना शिला कह रहे हैं, उसको जल्दी बोल रहे हैं। तो यही फर्क होता है आपके शब्दों में, और कोई फर्क नहीं होता कि हिंदी में आपको रहे। अब जैसे मान लीजिए कि हमने एक शब्द लिया, मैं एक शब्द ले रही हूँ, जैसे हम लिख रहे हैं शब्दावली। अब इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, अब ये बताइए ये शब्दावली है या शब्दावली है, ये शब्दावली है। अगर आप इसके उच्चारण में गलती कर रहे हैं तो आप लेखन में गलती करेंगे। तो आप जैसे मान लो इसी तरह से हम शब्द लिखते हैं अंजलि। अब ये अंजलि किसी लड़की का नाम नहीं है, ये अंजलि है जो हम ऐसे कहते हैं ना, इसे ये हाथ है ना, ये जो हमारा घेरा बन रहा है इसको हम अंजलि कहते हैं, ये वो है इसका। अगर हम इसमें बड़ी की मात्रा लगा दें अंजलि ली, तो वो कोई अपना नाम ऐसे भी लिख सकता है वैसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब इसका अर्थ यानी अंजलि का मतलब ये होता है हम हाथों में भरते, जैसे पुष्पांजलि हमने कहा, तो पुष्पों को जैसे हमने पूरा भर लिया तो उसे हम पुष्पांजलि कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना। अब यहाँ पे शब्द समझो, जब हम बोलते हैं शब्दावली, तो शब्दावली इसमें हम खींच रहे हैं ई को, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जब आप इस शब्द को पढ़ेंगे किताब से तो आपको अपने दिमाग में ना फोकस करना पड़ेगा कि ये शब्दावली ली, आप इस तरह से करिए कि ये क्या है, खींच के है। और जब आप अंजलि पढ़ रहे हैं तो आप फोकस करिए कि ये है अंजलि नहीं, ये अंजलि है, ली जल्दी से, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से इसको देखना पड़ेगा। और ऐसे ही तो इसमें जो फोकस है वो आपका इस तरह से आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आता है कि जब हम शब्दों को पढ़ेंगे उस समय ही हम फोकस करेंगे कि इस पे लघु ई आ रही है या इस पे दीर्घ ई आ रही है, और सेम टू सेम आपका ऊ के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जैसे शब्द है आपका गुरु, ठीक है, और ऐसे ही शब्द आता है आपका रू, ये जो है ये छोटा ऊ है, ठीक है, र के साथ जो प्रयोग हो रहा है ये छोटा ऊ है, तो आप गुरु बोलते हो, गुरु नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे लोग ना इसको लिखते भी ऐसे हैं, कहीं पर भी देखेंगे, देखिए गुरु। तो अब याद रखना ये गुरु वो गुरु है जो शिक्षा देता है, और ये गुरु, इस गुरु का अर्थ होता है ठग, चालाक, समझ गए। तो आपने कभी ऐसे बोलते हैं ना भाई गुरु हो तुम, तो बोलते हो ना, तो वो क्या कहते हैं ना भाई तुम गुरु हो, उस गुरु का मतलब होता है चालाक, छल करने वाला, ठीक है। ये गुरु होता है शिक्षक, जो अध्यापक जिसे आप बोलते हैं, और ये गुरु होता है चालाक, ये एक तरह से विशेषण है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये समश्रुति भिन्नार्थक, ये होता है आपकी शब्दावली के समश्रुति भिन्नार्थक। समश्रुति भिन्नार्थक का मतलब होता है सम माने समान, श्रुति माने सुनाई देने वाले, भिन्न माने भिन्न, अर्थ माने अर्थ रखने वाले। जो सुनाई समान देते हैं लेकिन अर्थ भिन्न रखते हैं वैसे शब्द। अब इसी में आपका शब्द आ जाता है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपका अली और एक शब्द है आपका अली, याद रख लीजिए इनको, ये परीक्षा में जो के त्यों मिल जाते हैं, ठीक है। जो भी उदाहरण यहाँ देती हूँ ना उनको नोट कर लेना, वो सेम टू सेम मिलते हैं, परीक्षा वाले उदाहरण ही देती हूँ। दोनों सही है, ये शब्द दोनों सही है लेकिन दोनों के अर्थ अलग है, ठीक है। हाँ, पेपर में आपका ऐसे आता है, ये ऐसे दिया होता है, ये वाला दिया होगा अली डैश अली, ठीक है, ये आपका ऐसे दिया होगा और कहेगा
दिए गए दोनों शब्दों का विकल्प में, जैसे मान लो ए विकल्प दे दिया, किस विकल्प में सही उत्तर है। तो जैसे मान लो एक में लिखा होगा आपका भ्रमर, ऐसे भ्रमर डैश मित्र, ठीक है। बी विकल्प में दे दिया मित्र डैश भ्रमर, तो इसमें से कौन सा उत्तर है? तो क्योंकि एक अली का मतलब मित्र होता है, दोस्त, सखा, और एक अली का मतलब होता है भ्रमर यानी भंवरा। तो आप यहाँ पे आपको याद ये रखना पड़ेगा कि कौन से वाले अली का मतलब भ्रमर है और कौन से अली का मतलब दोस्त है, ठीक है। तो खैर ऐसे कुछ शब्दों के लिए तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको दिमाग चलाना है, आपके पास लिखा है शब्दावली में दिया हुआ है ये पॉइंट, तो आपको जब याद करते हैं उस समय तो याद रखना कि ये जो अली है इसका मतलब भ्रमर होता है। अब इसको याद रखने का एक देहाती सा ट्रिक बता देती हूँ। छोटी ई की मात्रा लगी है, यानी इसमें अंतर देखो कि दोनों में अंतर क्या है, एक पर छोटी ई की मात्रा है और एक पर बड़ी ई की मात्रा है, तो उससे ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है मित्र। तो ऐसे समझ लीजिए कि आपको सबसे बड़ा मित्र, सारी रिश्तेदारियों में सबसे अच्छा बेहतर कौन है, मतलब सबसे बड़ा अगर आप किसी को मानते हैं तो कौन, आपका मित्र ही। रिश्तेदार आपके कभी काम नहीं आते, आपका जो मित्र होता है वही काम आता है। तो आप ये रखिए, जीवन में मेरे लिए बड़ा कौन है, मित्र है। और भ्रमर जो है कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है ना कीड़ा। तो बस इतना याद रख लीजिए कि भ्रमर छोटा है तो छोटी ई की मात्रा वाला, और मित्र बड़ा है तो बड़ी ई वाला, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पे पहचान मिल जाएगी कि बड़ी ई वाला यानी मित्र यहाँ पर है, तो मित्र आया, ये वाला सही होगा यानी ये गलत हो गया, समझ गए। तो उत्तर प्रश्न जो है आपके ऐसे ही, जैसे वो गुरु शब्द दिया था मैंने, वो भी इसी तरह से आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। अब जैसे देख लो, ऊ का उदाहरण मैं आपको दे रही थी कि र के ऊपर अगर ऐसे लिख दिया आपने, रूप लिखना चाह रहे थे, तो ये छोटा हुआ है तो ये क्या हो गया, रूप हो गया। लेकिन हम लिखते क्या है, रूप लिखते हैं। तो रूप में हम र ऊ रूप, और अगर हमने ये कर दिया तो ये क्या हो गया, रुप हो गया। तो रुपया लिखते हैं ना, तो छोटा हुआ आता है, रूपिया नहीं लिखते। अब यहाँ से आपको वर्तनी शुद्धिकरण अपने आप ही मिलेगा कि आप रूपिया लिखते हो कि रुपया लिखते हो। तो रुपया लिखते हो तो ये सही होगा, और रूप लिखते हो कि रूप लिखते हो, तो रूप लिखते हैं तो ये सही होगा। ऐसे ही आपको जो पॉइंट है, यानी जो ये वर्तनी में दिक्कत होती है आपको, ये उसके उच्चारण पे ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलो अब इसमें यहाँ पर देख लो इनकी मात्राएं। जो ये जो हमारा ऊ है इसको हम छोटा ऊ कहते हैं, इसकी मात्रा ऐसे लगती है, और ये बड़ा ऊ है इसकी मात्रा ऐसे लगती है। तो किसी भी व्यंजन के साथ हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं, इस तरह से और इस तरह से। ये है, इसका उच्चारण बताइए, क्या आप उच्चारण कर रहे थे, आप री उच्चारण कर रहे थे, इसका उच्चारण री नहीं होता, इसका उच्चारण क्या है, री। इसका उच्चारण क्या है, री। अब ये री उच्चारण कैसे करना है आपको मैं सिखा देती हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसको ना ऋषि वाला र कह के बोलते हैं कि ऋषि वाला र, ऐसे ऐसे कहना भी अपराध होता है, ठीक है। अरे ऋषि तो तभी आया है जब ये री आया है पहले, उसके बाद हम इसको ऐसा क्यों मान रहे हैं। तो आपको इसे सीखना है। इसे सीखने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, पेन बंद कर दो, मैंने कहा तो दे दूंगी आपको समय, है ना। इसको उच्चारण करना है, उच्चारण करने के लिए आपको र के ऊपर छोटी ई की मात्रा। अब बताइए इसका उच्चारण क्या होगा, री हो जाएगा, जैसे बोल दिया री जल्दी से। लेकिन ये री उच्चारण ऐसे ही नहीं छोड़ना। अभी आप उच्चारण करिए, आप इसका उच्चारण क्या करेंगे, ये क्या है, ट। तो ट वाली लाइन बोलिए, ट ठ ड ढ। अब याद रखिए कि आप ध्यान दीजिए कि जब आप ट ठ ड बोल रहे हैं तो आपकी जीभ कहाँ जा रही है, स्थान, मतलब मुख के किस स्थान पे जा रही है, ऊपर जा रही है ना। तो अब आपको वही करना है, जीभ को उसी स्थान पे ले जाकर उच्चारण क्या करना है, री। करो उच्चारण, री उच्चारण करना है, लेकिन जीभ को कहाँ ले जाकर, मूर्धा स्थान पर। मूर्धा स्थान वो है जो मैंने अभी आपको ट उच्चारण करवाया है, उसी स्थान को मूर्धा कहते हैं। तो इसका उच्चारण हो गया री, ठीक है। तो अब इसका उच्चारण आपको निकल के आ रहा है, ठीक। तो ये याद रखना, ये बस उच्चारण के लिए समझाया है, इसका मतलब नहीं होता कभी आप इसे सोचे कि ऐसे होता है, तो याद रखना है बस। इसकी मात्रा क्या होती है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो है इसका उच्चारण होता है ए, और इसकी मात्रा होती है इस तरह से। ये है ए और ये है आय, और आय में दो मात्राएं होती हैं। ये लघु और दीर्घ नहीं होता, दोनों ही दीर्घ होते हैं। इसका उच्चारण है ए और इसका उच्चारण है आय, ठीक है। जोर से बोलो, ए आय, ठीक है, याद रखना है। जब हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं तो री आ जाएगा इस तरह से वर्ण के नीचे, जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है उसकी एक मात्रा होती है व्यंजन के साथ, ठीक है। जिसके ऊपर एक मात्रा दिख रही है उसकी दो मात्राएं होती हैं, ये याद रख लेना। फिर नहीं तो जब संधि करते हो वहां पे गड़बड़ करते हो, गुण संधि और वृद्धि संधि में फिर वहां पे आप लोगों के दिमाग में टेंशन आ जाती है कि एक मात्रा लगेगी कि दो मात्रा। तो याद रखना है, जिसके वास्तविक रूप में कोई मात्रा नहीं होती उसकी मात्रा एक होती है, जिसके वास्तविक रूप में एक मात्रा होती है उसकी दो मात्रा होती है। ओ और आओ बहुत आसान है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखती हैं, बहुत आसानी से आप इन्हें वर्ण के साथ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये को और ये काओ, ये होता है ओ और ये होता है आओ, ठीक है, आओ।
ओ, आओ, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये आता है अंग, इसका उच्चारण करो। अंग नहीं बोलना, ग का उच्चारण मत करना, अंग, ठीक है? नाक में हवा को छोड़ना है, बस ग मत बोल देना। तो ये होता है अंग, आ से ध्वनि शुरू होती है और नाक में जाती है। और ये कैसे होती है? मतलब आपके कंठ से हवा सीधे नाक में जा रही है, तो ये होता है अनुस्वार का उच्चारण, ये याद रखना है। तो ये है हमारा अंग, बिंदी इस तरह से होगी, और ये है अह। अह नाभि तक भार जाएगा इसमें, यानी आपकी नाभि पे जोर पड़ेगा जब आप बोलते हैं ना, ह जैसे कहते हैं ना, ह पे भार पड़ता है, तो ये भी कंठ के भीतर से आता है। तो अह इस तरह से बोलते हैं, से विसर्ग। इसे हम अनुस्वार भी कह देते हैं, इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसको हम अनुस्वार के नाम से भी उच्चारित करते हैं, और इसको हम विसर्ग के नाम से भी उच्चारित करते हैं। यहाँ पर हम इसको किसी व्यंजन के साथ इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं, और इसके साथ इस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आज थोड़ा-सा ज़्यादा चर्चा हो गई, क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था ना, इसलिए। तो इतना ही करा रही हूँ, उतार लो इसको। इसके आगे फिर मैं कल ही कराऊँ।